नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम राम है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ्स के क्लास 10th। ये आज एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा और जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा ये, ठीक है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक ना। चलो अब अपन पढ़ते हैं। इसमें देखो सबसे आगे अपन क्या पढ़ेंगे, इसको मैं टाइटल को समझाता हूँ क्या होता है। हिंदी मुझे याद दिलवाते रहना बीच बीच में कि हिंदी भी बोलनी है, ठीक ना, तो ये लोगों को बताना पड़ेगा। पेयर मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, जिसकी पावर कितनी होती है, मैक्सिमम 1 और पावर 1 लिखी नहीं जाती है, ठीक है। फिर होता है इक्वेशन, इक्वेशन वह होता है जिसकी कंपैरिजन हम 0 से कर सकते हैं। और पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जिसका कंपैरिजन हम 0 के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे कल अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ठीक ना, तो उसके हम 0 के साथ कंपेयर नहीं कर रहे थे, लिख रहे थे ax² + bx + c, है ना। 0 हम इक्वल पे नहीं लिख रहे थे, ठीक है। आज जो हम करेंगे उन सब के कंपैरिजन हम किससे करेंगे, 0 से करेंगे। इसका मतलब होता है रैखिक समीकरणों, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, 2 समीकरणों का जोड़ा, 2 रैखिक समीकरणों का जोड़ा, 2 रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, डिटेल पढ़ेंगे तो इक्वेशन मतलब होता है ax, जैसे लिखते हैं अपन ax² + bx + g, है ना, ax² + by, है ना। तो vy, एक बार हमने x बोला, एक बार हमने y बोला, तो इसमें क्या 2 वेरिएबल्स लिखा हुआ है। अब देखो एक होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर पद, है ना, और नॉन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अचर पद। तो वेरिएबल ये लिख देते हैं यहाँ पर चर, और एक होता है नॉन वेरिएबल, उसका मतलब होता है अचर। तो यही चीज़ मैंने कल भी समझाया था, चर और अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि चर का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, मान अनिश्चित होता है। जैसे मान लो कहीं हमने लिखा x, कहीं y, कहीं z, मतलब अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं। जैसे मान लो A B C D Z तक पूरा जाएगा, ठीक ना, तो वहाँ तक हम पूरा क्या बोलेंगे, इसको हम वेरिएबल टर्म्स बोलेंगे, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अनफिक्स्ड होती है। वेरिएबल टर्म्स क्या होता है, फिक्स वैल्यू वाला होता है। जैसे मान लो हमने क्या बोल दिया फॉर एग्जांपल के लिए कि 1 2 3 4 5, है ना, ये क्या कहलाता है अपना नॉन वेरिएबल नंबर्स। अब हम चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तरफ। तो नंबर 1 हम 2 मेथड से पढ़ेंगे इसको, नंबर 1 ग्राफिकल और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, अलजेब्रिक, ठीक ना। तो पहला जो रहेगा a1x + b1y + c1 = 0, इसके हम कंपेयर 0 के साथ कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं 0 के साथ में। और ये 2 इक्वेशन से बनेगा। इसने बोला है 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अपने पास x भी रहेगा और y भी रहेगा, m भी हो सकता है, z भी हो सकता है, n हो सकता है ना, o हो सकता है, p हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल रहेंगे, 2। जैसे यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल है, x और y हैं, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया ना। अब हम जब चलेंगे 2 इक्वेशन लेकर चलेंगे, मैं इसका एग्जांपल भी समझाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक ना। कंडीशन क्या होगी जब हम 2 इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लो कि लिया अपन ने 2x + 3y + 4 = 0 और ये 3x + 5y + 5 = 0, ठीक ना। यहाँ पर अपने पास कितने इक्वेशन हो गए, 2 इक्वेशन हो गए, 2 समीकरण हो गए। तो a1 = कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, और a2 = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया ना, आगे तो समझ में। तो 2/3 बन जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा b2। तो b1/b2 = कितना हो जाएगा, ये 3/5। तो ये खुद सोचो कि 2/3 = 3/5, ये इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ से क्या कर दो, क्रॉस बाइसेक्ट कर दोगे यहाँ से इसको। तो यहाँ पर ये रूल, ये 2 3, 1 2 3 रूल है यहाँ पर। तो यहाँ ये अप्लाई होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा अप्लाई हो रहा है, मतलब इक्वेशन 1 के और 2 के टर्म 1 और टर्म 2 आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सा अप्लाई होगा इसमें कंडीशन, a1/a2 = b1/b2, ये अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफी विधि में करेंगे, ग्राफिकली मेथड में, तो क्या बोलेंगे इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग बोलेंगे।
और यदि हम एल्जेब्रिक में बोलेंगे तो वन सॉल्यूशन, इसी को हम वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, है ना। मतलब होता है एकक हल या अद्वितीय हल, एकक हल या अद्वितीय हल, दो हल होते हैं, या तो हम एकक बोलेंगे या तो क्या बोल सकते हैं हम अद्वितीय, वन सॉल्यूशन या कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक ना। फिर इतना ये बात समझ में आ गया इक्वेशन तुम लोगों को, ठीक ना। अब दूसरे में चलते हैं, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, x - 4y + 14 = 0 और दूसरा 3x + 2y - 14 = 0। दो इक्वेशन है, हमने a1 = 1, a2 = 3, b1 = -4, b2 = +2, है ना। तो 1/3 और -4/2 ये इक्वल नहीं था, और ये कट करके 2/1 भी हो जाएगा ऊपर से, -2/1, है ना। तो ये वाला ये समझ में आ गया, पहला वाला आया नहीं आया, तुम नेहा राखी तुम लोग बेटा चंचल आगे समझ में, इतना बना नहीं समझ में आया। अब दूसरे में चलते हैं, तो a1x फिर से वही समीकरण का सेम तरीका रहेगा, इसके इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, ये तो सेम रहेगा, है ना, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल है उन पर डिपेंड करेगा कौन से इसमें आंसर होगा, यूनिक होगा, वन सोल्यूशन होगा, है ना, नो सोल्यूशन होगा, ये डिपेंड करता है। तो ग्राफ वाले में एक का होगा इंटरसेक्टिंग, दूसरे का होगा कोइंसिडेंट और तीसरे क्या होगा पैरेलल। और ये चैप्टर से लगभग 5 नंबर का है क्वेश्चन, ठीक ना। दो तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ब्लूप्रिंट पे बिल्कुल भरोसा मत करना, एमपी बोर्ड वाला कुछ भी बोल के कुछ भी दे देता है, बिल्कुल भरोसा मत करना उसका, तो है ना। तो ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दूसरे में चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। डस्टर दो, ये यहाँ से फिर से वही लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 2x/4x इक्वेशन लिखता हूँ, 2x + 3y + 5 = 0 और 4x + 6y + 10 = 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आ गया? आ रहा इतना समझ में आ गया तुम लोगों को ना? रोहित ये बनता भी होगा, रिवीजन के तौर पर समझना तो जल्दी समझ में भी आएगा। तो a1 = कितना हो गया बेटा 2, b1 = कितना हो गया 3 और c1 = 5, a2 = कितना हो गया 4 और b2 = कितना हो गया और c2 = कितना हो गया 10। इतनी बात समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हम पहले को लिखेंगे 2/4, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2, ठीक है ना। तो a1/a2 = कितना हो गया 2, b1/b2 = कितना हो जाएगा 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर c1/c2 = कितना हो जाएगा 5/10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होंगे और ग्राफिकली मेथड पूछेगा कि जब हम ऐसा नंबर a1/ ऐसा डायरेक्ट बोलेगा, इफ़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना, तो क्या होगा उसका आंसर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकली मेथड में, तो क्या बताएंगे हम कोइंसिडेंट होगा, ठीक ना। और यदि बोलता है एल्जेब्रिक में क्या होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब होता है बहुत सारा, है ना, उसी को हम बोल सकते हैं मैनी सोल्यूशन। समझ में आ रही बात ना? मतलब होता है इसका होता एकक हल, एकक हल, और एक क्या होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसका क्या होता है अनेक हल, है ना, अनेक हल। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का एक ही मतलब निकलता है, और इसका मतलब होता है कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक ना। ये किस में होता है जब पहला दूसरा टर्म बराबर होता है इक्वेशन 1 2 के, लेकिन तीसरा टर्म इक्वल नहीं होता है दोनों ही इक्वेशन का आपस में, ठीक ना। तो इतना समझ में आ गया 2 नंबर तक ना? इसको मिटा दूं। अब तीसरा समझो, a1x + b2y + c1 = 0, अरे यार सॉरी, इस c1 होगा, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रहेंगे, ये होता है रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए फॉर्मूले में। जैसे इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लो 2x + 4y + 6 = 0, ठीक है। 4x + 8y + 7 = 0। अब तुम इसी का a1 और
A1 B1 C1 निकालो, A2 B2 C2 निकालो और आपस में कंपेयर करो। तो A1 इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 2, A2 इजकल टू 4, कंपेयर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। फिर हम चलेंगे B1/B2 में, तो 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 हो गया। हाँ दिख नहीं रहा तुमको, रुक जाना यार, नहीं नहीं दक्षा तुम ना इसके साथ बैठ जाओ, निक के साथ में। अब समझ में आ गया, अब दिख रहा है बराबर। A1/A2 इजकल टू 1/2, B1/B2 इजकल टू 1/2, लेकिन जब हम जाएंगे C1/C2 में तो 6/7 हो जाएगा। ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर हो रहा है क्या? नहीं, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तब आगे देखो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 इक्वल 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 6/7। इतना समझ में आ गया। पहला दूसरा टर्म बराबर है दोनों इक्वेशन के। खुशबू इधर कैसे बेटा दिख रहा तुम लोगों को बराबर। A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 6/7। इन दोनों टर्म के ये वाला टर्म बराबर नहीं है। ठीक है, बड़ा बेटा अपना ये इतना बात समझ में आ गया ना। ये इसके इक्वल में नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है? A1/A2 इक्वल B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब हम ग्राफिकल मेथड में जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। और जब हम एल्जेब्रिक में जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं होगा। इतना समझ में आ गया, बन जाएगा इतना तुम लोगों से। इतना कोई दिक्कत बता दो पहले, एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ जल्दी जल्दी। अब इसको तुम भूल जाना, तुम्हें 1 2 3 ये लाइन याद करना है ना अच्छे से। यदि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो क्या बताना है? इंटरसेक्टिंग। और एल्जेब्रिक पूछेगा तो यूनिक सोल्यूशन या कि वन सोल्यूशन। कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ग्राफिकल मेथड में क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। और जब हम बोलेंगे एल्जेब्रिक में तो क्या बोलेंगे इसका हम? ठीक है, बन जाएगा मैनी सोल्यूशन या है ना। यदि कंडीशन रहती है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो हम क्या बोलेंगे ग्राफिकल में? पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखा बोलेंगे। और एल्जेब्रिक में क्या बोलेंगे इसको हम? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। इसको मिटा दूँ अब हम एग्जाम्पल चलेंगे। एग्जाम्पल कितना इसमें दिया देखो, चलने दे। रजिस्टर तुम्हारा कहाँ है? ये किसका? ये डबल किसका है? दक्षिण को दे दो ना, दक्षिण को दो। ये 3.1 का क्वेश्चन देखो, तुम लोग जैसे 3.1 हुआ और 3.2 हुआ, ठीक ना। 3.1 पूरा छोड़ दोगे, सिर्फ 3.2 और उसके एग्जाम्पल कर लोगे, तब भी तुम्हारे उतने ही नंबर मिलेंगे। तो जल्दी पढ़ करके जल्दी निकलना है, मतलब जल्दी करना है, तो 3.1 पूरा भी छोड़ सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक ना। कॉन्सेप्ट करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन करा दूंगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बाकी जो भी 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जितने भी करने हैं, डिजिट चेंज कर करके तो कर सकते हो तुम लोग, ठीक ना। तो एग्जांपल ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। इसमें लिखा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। जो फॉर्मूला लिखा था उसी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। नितिशा ये समझ में आ गया बेटा? तुमको बन जाएगा तुम लोगों से ना, तुम लोगों से। तो इसमें हमें सबसे ये बताना है कि इसका आंसर इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें इन्हें बोला है कि तुम्हें ग्राफिकल निकालना है कि अलजेब्रिक निकालना है। इसने तुम्हें डायरेक्ट कंडीशन दे दिया है कि इंसिडेंट इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ठीक ना। तो ये किससे पूछ रहा है? डायरेक्टली ग्राफिकली मेथड पूछ रहा है, ठीक ना। मतलब कि इसने पूछा है, देख लेना हिंदी किताब में खोल लेना, है ना।
क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 3y 6y माइनस 9। चलो पहला क्वेश्चन है 3.1, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बताना है। बेटा बोलना क्वेश्चन क्या था। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आगे 7x 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 2, ठीक ना। इसमें अपन को पहले सबसे क्या करें, कंपेयर करेंगे। इसका हम ABC A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे और इसके बाद हम इसको पुट करेंगे, ठीक ना। तो सबसे आगे क्या करेंगे, कंपेयर गिवन इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, गिवन इक्वेशन कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अरे इक्वेशन यार सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी अपनी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम जब पिछला चैप्टर किए तो 0 नहीं लगा रहे थे, क्यों नहीं लगा रहे थे, बिकॉज जो पॉलिनोमियल होता है उसका हम 0 के साथ कंपेयर करते ही नहीं है। जो इक्वेशन होता है उसके हम कंपेयर 0 के साथ करते हैं, ठीक ना। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास, ये वाला a1 इक्वल टू 5 बोला करो ना, b1 इक्वल टू माइनस का 4 और c1 इक्वल टू 8। जो माइनस साइन रहेगा उसको हम पिक करेंगे, प्लस साइन को हम पिक नहीं करेंगे, ठीक ना। और a2 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, b2 इक्वल टू c2 इक्वल टू, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब करेंगे कंपेयर। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 6। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक ना। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो माइनस 2 अपॉन 3। फिर है c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8 अपॉन माइनस 9, ठीक है। अब तुम इसका डायरेक्ट करो तो 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। ये बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। इसने डायरेक्ट बोला था इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्ट ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करे मतलब ग्राफी बोले में क्या बोले इसको, प्रतिच्छेद नहीं प्रतिच्छेद ही बोलते हैं ग्राफिक में भी। उसमें क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। देख लेना क्या बोलते हैं एक बार, जो भी बोलते हैं बता देना, तो है ना। नॉट इक्वल है तो इसे हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट लाइन, है ना, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये चीज़ है आज जो भी है देख लेना उसमें क्या लिखा है ना, एकक हल, एकक हल, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट करो, फिर भी नंबर कराता हूँ। नंबर 2, नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तुम लोग सॉल्व कर पाओगे इस वाले को, चलो तब भी एक और करा देता हूँ, फिर तुम लोग कर लेना, ठीक ना। देखो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्वेश्चन पे मत करना, जितने क्वेश्चन कराऊँ उतने ही बने। करवा दे रहा हूँ, समझ आ जाने चाहिए। इसी तरह से एक विलोपन, प्रतिस्थापन, है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी करा दूंगा। तो सबसे आगे हम कंपेयर करेंगे, है ना। चलो देखो जल्दी से समझ लो, फिर बाद में देख कर लेना। कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण साथ तुलना करने पर, ठीक ना। द्विघात समीकरण के साथ, समीकरण के साथ तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब
चलते हैं a1 इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे आगे इसका लिख दो, चाहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और लिख दो यार इसको, ये नहीं लिखेंगे, दुघात नहीं आएगा यार, माफ़ करने, पीछे वाला भी गलत हो गया है। एक मिनट रुक जा बेटा ना, एक मिनट रुकना, लिखेंगे इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते, कंपेयर विथ a1x अपॉन v1x प्लस, या तो कोमा लगा दो, a2 ही आएगा, a2x है ना, b1x, b1y है ना, और v2y, और c1 अपॉन c2। ये भी कर सकते हैं, अपॉन मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते, या तो तुम डायरेक्ट लिख दो ऐसा, a1x b1y है ना, और c1, फिर a2x b2y, और क्या कर दोगे c2। ये कांस्टेंट रहता है, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। इसको मिटा दो यहाँ से, लिखे रहने देता हूँ ना। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 9, और a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 9 अपॉन 18 ये किसका है, a1 अपॉन a2 का, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक ना। तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 24। जो अभी मैंने लिखवाया था ना क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें मैंने क्या लिख दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया था ना, गलती हो गई, ध्यान नहीं था। तो उसमें क्या तुम लोग ये लिख देना, उसको काट देना, एक्स स्क्वायर वाले काट लो तुम लोग ना, उसको लाइन काट देना, एक्स स्क्वायर वाला काट दो, एक्स स्क्वायर वाला काट देना, और इसको लिख देना, ठीक ना। वो गलती है भाई, सुधार लेना उसको, ठीक ना। मैं दोबारा उसको नहीं करा सकता हूँ अब, लेकिन ठीक है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जब तुम लोग ग्राफिकली मेथड में पढ़े हो कि तीनों बराबर होते तो क्या लिखते हैं इसको हम, पैरेलल लाइंस नहीं होता बेटा, क्या लिखेंगे इसको हम, वो मैंने सोल्यूशन जाएगा तो वो अलजेब्रिक वाले का है ना, इसका लिखेंगे हम कोइंसिडेंट, क्या लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक ना। बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा तुम लोगों से, ठीक है ना। आसान भी था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तरफ चलते हैं, 3 कर लोगे बाकी तुम लोग, तीसरा जो है उसको सॉल्व कर लेना। ये दिख रहा है पैरेलल होगा, मतलब समांतर होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसमें जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 भी उसी टाइप का है, 4 में ग्राफ करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, हाल्फ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन। इसको तुम लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता आ जाए, है ना। ये बगीचा वाला, हाँ इंपॉर्टेंट है वो, ठीक ना, टिक कर लो। चलो अब आगे चलते एग्जाम्पल में। अब अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे आगे कौन सी मेथड आई, सब्स्टिट्यूशन आई है, ठीक ना। चलो मिटा दो इसको, लिख लो पहले लिखो, चलो कर दिया। अब आगे अपनी सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि, इसका हिंदी मुझे पता है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। चले बताएं आगे का क्या, एग्जाम्पल नंबर 4 है, लेकिन मैं इसका पहले बेसिक बता दूं होता कैसे है, इसके बाद तुम खुद से सॉल्व कर लो कि मेरी गारंटी है, क्योंकि पहले मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, बेसिक नहीं बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो तुमने आज तक पढ़ा होगा प्लस, है ना, तो जब हम प्लस को इधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस। जैसे हम इक्वेशन इक्वल को पार करें, जैसे मान लो लड़की की शादी हो जाती है तो सरनेम बदल जाता है, होता ही नहीं होता है, बदल जाता है ना। तो वैसे ही सेम टू सेम, जैसे इक्वेशन को इक्वल को हम पार करते हैं, लेफ्ट से चाहे राइट जाए, चाहे बर जाए इधर, वधु इधर जाए चाहे उधर जाए, कहीं भी जाए, है ना, उसका सरनेम बदल जाता है लड़की का। तो जैसे ही प्लस वाला इधर जाएगा राइट हैंड में, इक्वल पार करेगा, मतलब ये क्या था, बाराती की जो आता है ना बेटा यहाँ पर, है ना, तो जैसे ही अपने
फेरा लेते टाइम जो जहाँ भी होता होगा, है ना, जहाँ भी बदलता होगा सरनेम, तो प्लस से क्या हो जाता है माइनस, और यदि माइनस हुई तो क्या इसका नाम हो जाएगा प्लस, और मान लो इसका सरनेम इंटू हुआ तो क्या डिवाइड हो जाएगा इसका सरनेम, और डिवाइड सरनेम हुआ तो क्या हो जाएगा भैया इंटू। उस पक्का है कि लड़की का सरनेम बदल जाएगा, वैसे ही साइन का भी मतलब चिन्ह का भी बदल जाता है, प्लस हुआ तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस हुआ तो प्लस, ही थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है ना, थोड़ा कम कर देते इसको, है ना। इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइड सरनेम हो जाएगा, और डिवाइड क्या हो जाएगा इंटू। इतनी बात समझ में आ गया ना। तो जैसे मान लो लिखा है x+1 इक्वेशन है तो 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो x+1 = 0 है, तो x है, अब इक्वल ये पार करने वाला है ना, तो इसका सरनेम क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और ये हो गया 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? आंटियों से एग्जाम्पल दूँ, है ना, अब तो आ जाना चाहिए आई थिंक, है ना। यदि मान लो लिखा है 2x+3 = 0, अब इसको कैसे करोगे, 2x नंबर 1 नंबर 2, 2x = क्या हो जाएगा बेटा, सरनेम में से क्या हो जाएगा प्लस का माइनस और 3, अब x = अब ये वेरिएबल टर्म है, ये नॉन वेरिएबल है, ये भी नॉन वेरिएबल है ना, तो नॉन वेरिएबल को मैं एक साइड कर देता हूँ, मतलब किसी भी साइड कर दो बट एक साइड कर दूँ, तो ये वेरिएबल साथ में इंटू में है तो -3 है, और ये इंटू में है तो क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से अब, ठीक ना। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल तुम्हारे बुक से लेकर बताता हूँ, 7x - 15y = क्या लिखा है 2, ठीक है। अभी करना नहीं है, अभी समझना नहीं, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कैसे कैसे पलटते नंबर को ना। तो 7x का 7x रहेगा = 2, इन दो में से कोई से एक टर्म को पलट दो तुम, ठीक ना। कोई इसमें रूल रेगुलेशन नहीं है कि तुम पहले टर्म को पलटो या बाद वाले टर्म को पलटो, सेकंड टर्म को, किसी भी टर्म को पलट दो। तो 7x = माइनस है तो प्लस 15y, तो x = क्या हो जाएगा 2 + 15y/7। अब ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी अगली बन जाएगी। अब चाहे इक्वेशन नंबर तुमने 1 पलट दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, पक्षांतरित कर दिए, तो ये क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन और रहेगी। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, या कि हम कंपेयर मेथड करते हैं, मतलब सॉल्यूशन मेथड जो हमने इसके पहले किया था, तो उसमें सब में 2 इक्वेशन बनेंगी, तभी तो हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल रहे थे ना। वैसे ही सेम होगा, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब हम पक्षांतरित करेंगे, तो उसमें से कोई एक नई इक्वेशन बनेगी और उसका नाम क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। हम जब इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी तो यदि हम फर्स्ट को पलटेंगे तो सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड को पलटेंगे तो फर्स्ट पुट करेंगे। जब दोनों यूज हो जाएंगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, तो इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी और उसमें से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। उस वेरिएबल की वैल्यू को हम अगली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक ना। ऐसे होगा, बन पाएगा। इतना बेसिक समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन करा दूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, बुक है तो देखते रहना, है ना, सिर्फ क्वेश्चन को ही देखना, सॉल्यूशन मत देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 4, 7x - 15y = 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये 1। x + 2y = 3, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि करना पड़ेगा, ठीक ना। तो तुम डायरेक्ट लिख दो समीकरण। अब ये चीज़ देखो, हमें 1 या 2 में से किसको पलटना चाहिए। हमें कोशिश ये करना है कि अपनी वैल्यू को फ्रैक्शन न आने दें। फ्रैक्शन न आएगा तो सॉल्व करने में आसानी होगी, मतलब भिन्न नहीं आना चाहिए। भिन्न मतलब होता P/Q, ऐसी वैल्यू ना आए, कोशिश ये करो, कोशिश यही करना अपना कि P बस आ जाए अलग या Q बस आ जाए, मतलब कि अलग अलग आना चाहिए, ठीक ना। तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। अब जैसे मान लो हम इसको पलटेंगे तो पक्की सी बात है कि यहाँ पर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या कैसे गुणन में है, मतलब इसके साथ एक वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों है, चर अचर दोनों है, तो हम पक्की सी बात इसको हम अलग करेंगे। अलग करते ही फ्रैक्शन में हो जाएगा, कठिन हो जाएगा सवाल। लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कोई वैल्यू नहीं लगी हुई है, नॉन वेरिएबल, इसके साथ सिर्फ वेरिएबल जुड़ा, एक्स बस जुड़ा है। 1 2 3 4 में से कोई सी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका निश्चित मान होता है ना, फिक्स्ड वैल्यू कोई नहीं है।
तो हम इसको पलटेंगे तो हमारा सॉल्व करने में आसानी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख दो सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन नंबर 2, ऐसा लिख सकते हो या तुम ऐसा भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो भी तुम्हें आसान लगे उसको तुम लिख सकते हो। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक ना। बात इतनी समझ में आ रही है ना। तो अब तुम डायरेक्ट लिख दो x + 2y = 3। तो x = क्या हो जाएगा 3, ये प्लस है तो क्या हो जाएगी -2y। अब बताओ क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि आगे नहीं होगा सोल्व, क्योंकि इसके पास कोई नॉन वेरिएबल नंबर ही नहीं है, ओनली वेरिएबल नंबर है x। यदि कोई नॉन वेरिएबल नंबर मल्टीप्लाई में होता तो वो इसके फ्रैक्शन में चला जाता, और फ्रैक्शन में जाती डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तुम्हें फिर पूरा फ्रैक्शन करना पड़ेगा आगे जा करके। और इसका नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 और ये क्या हो गया 3। हम अब पुट करेंगे वैल्यू को, हमने 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने इसका यूज़ कर लिया है। अब बचा कौन सा अपने पास, इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। तो अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, देखो हम पुट नहीं लिखेंगे, पुटिंग लिखेंगे। ग्रामर अकॉर्डिंग सही है पुटिंग, क्योंकि हम पुट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में जा रहे हैं ना, तो पुटिंग होगा, पुट नहीं होगा। पुटिंग द वैल्यू, बुकों में क्या सिंगल रहता है ना यार, अरे हमारी ग्रामर थोड़ी सस्ती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सॉरी हाँ फर्स्ट में आएगा ना 1। तो 7x - 15y = 2। तो 7 का 7 रहेगा, और x की वैल्यू कितनी आई है 3 - 2y - 15y = 2। अब ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 20। पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार इसके साथ होगा। एक बार 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, और एक बार 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगा। नहीं समझ में आ रहा है, खुशबू आ रहा है ना। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 21 - 7 2 जा 14y - 15y = 2। अब देखो दो नंबर अपने पास नॉन वेरिएबल वाले हैं, और ये 2 फिक्स वेरिएबल वाले हैं। सॉरी ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है। वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों एक साथ है, और इसमें नहीं है। तो अपन करेंगे 14 और 15 कितना हो जाएगा 29y। साइन जब सेम होता है तो ऐड हो जाता है, माइनस माइनस है तो ऐड होगा, प्लस प्लस रहेगा तो ऐड होगा। चिन्ह समान होने पर संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, ठीक है ना। चिन्ह समान होने पर संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। साइन सेम होगा तो नंबर ऐड हो जाएगा। -14y - 15y वेरिएबल सेम है, नॉन वेरिएबल तो नहीं सेम है, बट वो ऐड हो जाएगा तब भी, है ना। 21 इधर आएगा तो 2 का 2 रहेगा। अभी 21 प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 21। मैंने समझाया था, सर ने बदल जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -29y = कितना हो जाएगी, माइनस का 19 हो जाएगा। ये इसमें घट जाएगा, बड़ा नंबर जैसा होगा बड़ा नंबर का साइन आगे पुट हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है 21 है, तो 21 का ही चिन्ह आगे उतार दिया जाएगा, ठीक ना, रख दिया जाएगा। तो 29 ये रहेगा, y = -19, ये मल्टीप्लाई में गुणा में है, दाएं साइड में जाती है क्या हो जाएगा प्लस को, ये भाग का हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब हम लेफ़्ट से लेकर जाते हैं राइट में तो चिन्ह बदल देते हैं। तो ये बताओ क्या 2 चिन्ह के साथ परिवर्तित हो सकते हैं क्या, एक लड़की के 2 सरनेम हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे ना, इलीगल है वो तो, है ना। तो एक क्या रहेगा माइनस है और ये इंटू में रहेगा, तो इंटू में तो डिवाइड हो गया, लेकिन माइनस का प्लस नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/29, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। अब लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द, अरे ले भाई ले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक ना।
इक्वेशन थर्ड क्या था, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19/29। तो x इज इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा माइनस 19 2 जा 38/29। आगे चलकर होगा x इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 लगा दो आसान करने के लिए, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 29 3 जा कितना होता है, सही है क्या, एक बार चेक कर लो, नहीं 87 होगा, -38/29, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना आ रहा है, 87 उसको, $49 आ रहा है, 49/29, यही आंसर है क्या, चेक करो x की वैल्यू, x की वैल्यू 49/29 और y की वैल्यू कितनी आई थी, ये 19/29। तो लिख दो x इक्वल टू ये और y इक्वल टू 19/29। बस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला सवाल बन जाएगा, बताओ बेटा तुम लोगों को, पीछे नहीं बनेगा, कहाँ से समझ में आ रही है बताओ तुम मुझे, कहाँ से, ये वाले से, यहाँ तक समझ में आ गया है। देखो अब जो ये x की वैल्यू आ गई है, हमने समीकरण नंबर 2 उपयोग कर दिया, यूज़ कर लिया, इक्वेशन 2 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो इक्वेशन नंबर 1 को अब यूज़ करेंगे, जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में हमने रख दिया है, 7 की जगह पर 7 रख दिया, x की वैल्यू जितनी आई है 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y लिख दिया। अब बाकी जो इक्वेशन है ना उसी पुट कर देंगे आगे, -15y का -15y, 2 का 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 2 टर्म थे, इधर देख ले बेटा, तुम्हें समझ में आ गया पूरा, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 आ गया। ये आगे 15y का 15y लिखा है, 2 का 2 लिखा हुआ है। अब ये सेम वेरिएबल है y और साइन भी सेम है, तो ऐड हो जाएगा, तो 15 और 14 29 हो गया। ये 2 जैसा है नॉन वेरिएबल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर है ना, और 21 ही प्योर न्यूमेरिकल है, तो 21 को इधर लेकर आएंगे, तो प्लस है तो माइनस का 21 हो गया, ठीक है। अब उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाया अगली स्टेप में, तो -29 का -29 है, और इसमें 2 में 21 घटाओगे तो 19 आएगा ना, सीधी सी बात। तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, तुमने किसी को ज़बरदस्ती 21 रुपये दे दिया, तो किसी से लेकर दोगे ना कर्ज में, तो तुम तो ऋणी हो जाओगे, है ना, पीछे भीख मांग के इसको दो किसी को, है ना। तो 19 हो गया। अब दोनों का साइन निगेटिव हो गया, आपस में निगेटिव साइन कट जाएगा, तो 19/29। अब यहाँ की समझ में आ गया, इधर का बन जाएगा, इधर का तुमसे सुष्मिता, चलो पोज कर दो। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा, पीछे क्वेश्चन है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज 18। 2 पेंसिल और 3 इरेजर का टोटल कॉस्ट कितना होता है, 9 रुपीज़ होता है, ठीक ना। और 4 पेंसिल और 6 इरेजर का टोटल कॉस्ट कितना होता है, 18 रुपीज़ होता है। तो तुम्हें ये बताना है ईच पेंसिल और ईच इरेजर का टोटल कॉस्ट एक एक का कितना होगा, ठीक ना। जैसे मान लो कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर की टोटल कीमत कितनी होती है, 9 रुपये होती है। 4 पेंसिल और 6 इरेजर की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 18 है ना, 18 रुपीज़। तो तुम्हें प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक इरेजर की कीमत बतानी है, एक पेंसिल और एक इरेजर की कीमत कितनी होगी, ठीक ना। सबसे आगे हम इसे क्या करेंगे, इसका हम इक्वेशन बनाएंगे, स्टेटमेंट दिया है, इसका हम इक्वेशन बनाएंगे सबसे आगे। तो सॉल्व में चलो, तो पेंसिल को क्या मान लो तुम लोग, पेंसिल को क्या मान लो बेटा x, और इरेज़र क्या मान लोगे, इरेज़र क्या मान लो y, ठीक ना। तो अब आगे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, या एक स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो सबसे आगे इसने क्या बोला है, 2 बोला था ना, पेंसिल कितनी 2, तो पेंसिल कितनी बेटा x, प्लस आगे क्या इसने बोला था 3, इरेज़र कितने हैं, तो इरेज़र क्या हो जाएगा y, और टोटल कितना हो जाएगा
9। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है पेंसिल कितनी है बेटा 4, तो 4x हो जाएगा प्लस इरेजर कितने हैं 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। इतनी समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में। इक्वेशन क्रिएट करना आ जाएगा, ऐसे बनाएंगे समीकरण को, ठीक ना। 2 पेंसिल थी तो 2x, 3 इरेजर था तो 3x, और टोटल कितना कीमत हुआ 9 रुपये। 4 पेंसिल और 6 इरेजर की टोटल कीमत कितनी हो गई 18 रुपये हो गई, ठीक ना। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी एलिमिनेशन नहीं किए तो एलिमिनेशन वाले को एलिमिनेशन से करेंगे, और ये सब यदि कंडीशन नहीं देता है, यदि वो बोलता है कि एलिमिनेशन से करना है, कंडीशन मतलब दे दिया, तब तुम्हें एलिमिनेशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन बोले सब्स्टिट्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन। यदि उसने सिर्फ इक्वेशन दे दिया, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, कोई सा भी इक्वेशन दिया, कुछ भी दिया, और बोल दिया कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ, ठीक ना, तो तुम क्या करोगे फिर एलिमिनेशन या कि सब्स्टिट्यूशन कोई सी मेथड लगा दो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक ना। यहाँ पर तुम चाहे कोई सी इक्वेशन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से करता हूँ, ठीक ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9y माइनस 3, ठीक ना। तो इक्वल क्या हो जाएगा 9y और 3 में से 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 है, इधर 2 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा x। ये 9 में y कैसे आ जाएगा? कौन सा वाला 9 में y, ये अरे यार सॉरी 9 और ये 3y है ना 3y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको ना, इरेजर कहाँ चलिए डस्टर दो। इसको पलट सकते हैं या कि उसको पलट दो। 2x इजकल टू क्या हो गया 9 माइनस 3y, तो 2x इजकल टू 3 माइनस 3 माइनस y, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 3 और 3 माइनस y अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये वैल्यू हो जाएगी। ये तुम करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो तुम 2 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होगा कि तुम y वाले को पलट रहे हो या कि x वाले को पलट रहे हो, ठीक ना। अब इसके वैल्यू को तुम आगे पुट कर सकते हो, तो x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 या कि 2 में से, ठीक ना। एक काम करते हैं, यदि कॉमन नहीं लेते हैं, बिना कॉमन कर दूं, बिना कॉमन वाले थोड़ा इजी भी पड़ेगा, है ना, तो बिना कॉमन वाले में कर दो डायरेक्ट, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2, वो कॉमन वाला फिर इशू करेगा तुम्हें सॉल्यूशन में। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x आया ना इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आया था अपने पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक ना। तो 4 का क्या रहेगा 4 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब अपन करेंगे क्या, इसको भी कुछ मत करना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। 9 4 जा 36 माइनस 4 3 जा 12y अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 6y अपॉन 1 लगा लो, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 18, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। 36 1 जा 36 माइनस 12 1 जा 12y प्लस 6 2 जा 12y अपॉन क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 12y प्लस माइनस दोनों 0 हो जाएगा, बोलो हाँ बन जाएगा। यहाँ समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, यहाँ नहीं आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, मैं समझा रहा हूँ। देखो यदि अपन यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं 36 1 जा 36 12 1 जा 12 6 2 जा 12y, राइट हैंड में हम कोई अभी इंटरफेयर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब भाई इसको पहले सॉल्व करेंगे, है ना। 36 का 36 हो गया, 12 का 12 हो गया, और प्लस का 12y हो गया, तो माइनस 12y और प्लस 12y आपस में कट जाएगा, सीधी सी बात है। माइनस 12y और प्लस 12y कितना होता है, कट कर 0 ना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया फॉरवर्ड में ही, तो ये कट के 0 हो गया, तो ऊपर कितना बच गया
36 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 18, ये बचा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 36/2 इज इक्वल टू 18, काट दिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 18/18 आ गया। 18/18 दिख रहा है तुम लोग बराबर? रोहित तुम लोग बच्चे दिख रहा है बेटा तुम लोग को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो पहली बार कर रहे होगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि इसके पहले कर चुके होगे तभी समझ में आएगा। एक बार मैं करवा रहा हूँ, फिर से करना, ताला कर फिर से पूछ लेना, ठीक ना। तो इतना समझ में आ गया। अब जब 18 इज इक्वल टू 18 हो गया तो अब हम इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिख सकते हो वी कैन नॉट सॉल्व, है ना, आगे इसके, ठीक ना, बन जाएगा। चलो नोट करो इसको ना, इसके बाद फिर आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक बार चेक कर लेना अच्छे से। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें से जो क्वेश्चन है 1 2 3 4, देखो सेकंड और फोर्थ और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना। सेकंड वाला s माइनस टी, फिर 0.2 वाला और 3/2 वाला, ठीक ना। करण भाई तुम आए हो लेट, अब तुम देखना वीडियो से इसके पीछे के घंटे का, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ और ये क्या हो गया, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बताऊं ये वाला नहीं हुआ बेटा, ये वाला नहीं हुआ था, हमने दूसरा इक्वेशन समझा था फ्रैक्शन वाले को, है ना, इसका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। चलो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना, 1 ले लो या 2 ले लो कोई सा भी, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 14, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का y, इतना समझ में आ गया ना, माइनस y। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3rd हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? तुम लोग से बनता है कि नहीं बनता ये बताओ। ये वाला बन जाएगा तुमसे बिटिया निक्की, ठीक ना। तो फिर जल्दी जल्दी करवा दूँ नेहा। तो इसका वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो डायरेक्ट लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 का 14 रहेगा, सेम साइन है तो ऐड हो करके माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा करन थोड़ा बहुत, है ना। तो क्या हो जाएगा आगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये प्लस है तो माइनस का 14 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10 का माइनस 10 रहेगा, और ये इंटू में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो अगली इक्वेशन में। 1 और 2 यूज़ कर दिए तो किसे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3rd में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आता है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 3rd है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 का 14, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये तो एकदम ईजी था, ठीक ना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 4th है, इसको मैं करवा दूंगा, ठीक ना। बाकी तुम लोग अपने से कर लेना, ठीक ना। चलो कर दिया। देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट का सेकंड है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है 3.2।
इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई नहीं है। ये वाला बन जाएगा तुम लोगों से। कौन कौन कर लेगा? नेहा, राखी, सत्यम, रोहित, तुम बेटा, तुम। चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सबसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं ना। लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम ना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं है। तो s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। राइट हैंड में कुछ भी नहीं करना, अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, तिरिया गुणा कर देंगे, है ना। ये s बना हुआ है, 2 1 जा 2s प्लस 3 1 जा 3t/3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t। ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये ऐड नहीं होगा। सेम होते तो ऐड हो जाता, और ऐड हो जाता तो इक्वेशन ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि फिर 2 वेरिएबल से मतलब नहीं निकलता, वो तो फिर 1 वेरिएबल हो जाता है ना। 6 × 6 इसका ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना नंबर में। तो 6 6 से कितना हो जाएगा? 36। इक्वेशन नंबर ये बेटा कौन सा बन जाएगा? 3। अरे लो यार, 6 तो लिख दिया था ना, 3 अपने से लिख लेते, ठीक ना। अब इक्वेशन 1 2 और ये क्या हो गया? 3। अब हम करेंगे फ्रॉम सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन नंबर 1। लिख दो डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। तो s माइनस टी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 3। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। ये समझ में आया? यहाँ पर ये समझ में आया बेटा? पीछे सुष्मिता, ये समझ में आ गया ना तुम लोग बच्चे? इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का, और टी का टी ही रहेगा, ठीक ना। अब आगे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर देखो, सेकंड को हम कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो अपने पास कौन सी इक्वेशन निकला है? इक्वेशन नंबर 3, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन इक्वेशन नंबर 3 डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। तो 2s इक्वल टू 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना बेटा? 36 है। तो 2 का 2 रहेगा, और s जगह पर क्या आ जाएगा? 3 प्लस t हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 3t का 3t आ जाएगा, और 36 हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से समझ में नहीं आया? 2 का 2 रहेगा, मैं समझा रहा हूँ। 2 का 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 हो गया। 2 का 2 रहेगा, s की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस t। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब हम एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार सेकंड टर्म के साथ। तो 2 3 जा कितना हो गया? 6 प्लस 2 1 जा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो सेम वेरिएबल है तो ऐड हो जाएगा, तो 5t हो जाएगा, और इज इक्वल टू 36। ये नॉन वेरिएबल नंबर एक साइड कर दो, तो 36 का 36 प्लस है तो -6 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? आगे हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 30 बचा, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 का 30, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा? इसका सब्स्टिट्यूट करने के बाद पक्षांतरित करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 5, और 5 6 जब कितना होता है? 30 होता है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? 6। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम आगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक ना। फिर से लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 4। इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंचा है, ठीक है। एक है कि क्वेश्चन नंबर 6 तक जाएंगे, 0 पॉइंट जो आगे डेसिमल वाला क्वेश्चन है ना, 4th नंबर वाले में। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 प्लस t। तो s का s रहेगा, 3 का 3 रहेगा, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 6, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। तो
एक्स एस की वैल्यू कितनी आ गई 9 और 3 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। इतना समझ में आ गया सबको, बन जाएगा बेटा। तुम लोगों से नेहा राखी, तुम सबसे बाकी चंचल, तुमको भी सीखना है। चलो आगे लिखो, नोट करो इसको, बंद करता है।